दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आचार्य जी, हम खबरें पढ़ रहे हैं, मीडिया में चर्चा है, मणिपुर फिर सुलग रहा है या सुलगाया जा रहा है। दोनों की बात एक ही है। जैसे तैसे वहाँ शांति होती है थोड़ी बहुत, फिर छात्रों का संगठन या छात्रों के नाम पर कुछ दूसरे लोगों का आंदोलनकारी शुरू हो जाते हैं और वह हिंसा और मारकाट शुरू हो जाती है। अब कहने को तो ये साहब मणिपुर का मामला है, और मणिपुर इंदौर के बराबर जगह है, इतनी छोटी सी जगह है, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर माहौल गर्म हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो विपक्ष के जो नेता हैं वो उस आंदोलन को तूल देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मणिपुर छोटा है इसलिए इसको तवज्जो नहीं दी जाए, लेकिन उसके पीछे मंतव्य को समझना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश की हिंसा भी हमने देखी है, वहाँ स्टूडेंट के नाम पर आंदोलन हुआ और कैसे आतंकवादियों ने उसको टेक ओवर कर लिया। खबरें मणिपुर को लेकर भी कुछ ऐसी ही हैं। वहाँ बार बार स्टूडेंट को भड़काया जा रहा है, और इसका ऐसे आप अंदाज लगाएं कि स्टूडेंट की मांग क्या हो सकती है। स्टूडेंट की मांग ये हो सकती है कि साहब छात्रों की फीस कम कर दीजिए, पढ़ाई का अनुकूल वातावरण करिए, कैंपस को टेरर फ्री करिए। पर ये तो डिमांड कर ही नहीं रहे वहाँ के स्टूडेंट। वहाँ के स्टूडेंट डिमांड क्या कर रहे हैं? डीजीपी को हटा दीजिए, केंद्रीय सुरक्षा बलों को बाहर कर दीजिए मणिपुर से, सारे पावर केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर मुख्यमंत्री को दे दीजिए। तो ये तो छात्रों की मांग हो नहीं सकती। इसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र जरूर है। इसी पर आज बातचीत करेंगे और ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वास्तव में ये इस षड्यंत्र का हिस्सा है। ये आंदोलन कितना विकराल रूप लेगा? क्या मणिपुर की हिंसा बांग्लादेश की तरफ जाएगी, या मणिपुर का आंदोलन देश में अन्य स्टेट में भी सुलगाने की कोशिश की जाएगी? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सीधे चलते हैं आचार्य जी के पास। आचार्य जी, मैंने तो कुछ मीडिया के हिसाब से बोल दिया, पर आप ये बताइए कि वास्तव में ऐसी स्थिति कुंडली में ऐसी बन रही है कि ये जो छात्रों के नाम पर जो आंदोलन है, ये वास्तव में उनका ही आंदोलन है या किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? नहीं, ये आपका एनालिसिस जो है सही है, क्योंकि चीन को लोग समझ तो पाते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ बोलने की दम रह नहीं पाती लोगों में। चीन ने म्यांमार को कब्जे में कर लिया, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। चीन की जितनी भी जो सेना है, म्यांमार की जो सेना है, ये आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है और उन्होंने वहाँ पर सत्ता इकट्ठी करने ही नहीं देना चाहते, और वो अपने हिसाब से सारे काम वहाँ पर कर रहा है। और म्यांमार के आसपास के तो जो कई ज़िले विले हैं वो सब चीन में ही हैं। वो चीन उनको ही दिखाता और वो चीन का ही हिस्सा बन के भी आते हैं। यही वहाँ पर स्थिति है। अब दूसरी स्थिति है कि चीन के पास अब बचा कुछ नहीं है। चीन अभी बहुत बड़े एक षड्यंत्र को पूरी दुनिया में कर रहा है। वो षड्यंत्र वामपंथियों के साथ मिलकर ये कर रहा है, और चीन तो ही वामपंथी, और सारी चीज़ें अभी जैसे रूस एक अच्छी पावर है, वो अपने युद्ध में उलझा हुआ है, उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। और अमेरिका वगैरह में भी चीन ही हावी है, क्योंकि वहाँ सरकार डोनाल्ड ट्रंप थे जो उसके विरोधी बने थे। अब वापस स्थिति क्या बनती है ये वो जाने। लेकिन यहाँ जो मणिपुर की स्थिति बन रही है, ये स्थिति भी सीधी सीधी यही है कि छात्र के रूप में मणिपुर को सुलगा के रखा जाए, और म्यांमार से आतंकवादियों को जो अभी बांग्लादेश से आतंकवादी छूटे हैं, म्यांमार के थ्रू इंडिया में उनकी एंट्री कराई जाए। अच्छा। क्योंकि अब बांग्लादेश में जो पश्चिम बंगाल है उसमें भी थोड़ी सी सुरक्षा एजेंसी टाइट हैं, तो इतना आसानी से वहाँ अभी हो नहीं पा रहा है, और देश को बहुत जल्दी ये सुलगाना चाहते हैं। मतलब नवंबर दिसंबर के बाद स्थिति बहुत बुरी है, देश की करना चाहते हैं। और 2025 में देश पर अप्रैल के बाद विभिन्न प्रकार के बादल उमड़ने वाले हैं जो नेगेटिव होंगे, क्योंकि पाकिस्तान दो भागों में टूटेगा तो आतंकवादी जाएंगे कहाँ? चीन को फिर धक्का लगे, जैसे ही पाकिस्तान के दो भाग होते हैं तो चीन को उसमें बड़ा दुख होने वाला है। बांग्लादेश में उसने पूरा कर ही दिया। एक हिंसक बच्चों के आंदोलन को स्टूडेंट्स को लेके आए, और स्टूडेंट तो 3 दिन तक रहे, और स्टूडेंट की बातें तो गई एक तरफ, और आतंकियों ने पूरा कब्जा करके सरकार को गिरा के और सरकार पर उन्हें अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और जिस तरह से वो चाह रहे थे वैसा वहाँ पर होना शुरू हो गया है कि जिस तरह के पाकिस्तान में एक आतंकी के हाथ में पूरी सरकार रहती है,
और जब पैसा आ जाता है तो सेना एंट्री कर जाती है, जब पैसा नहीं होता तो सरकार को आगे बढ़ाते हैं भीख मांगने के लिए। तो भीख मांगने वाकई सरकार जाती है, और जैसी पैसा आ जाता तो जैसी कब्जा सेना कर लेती तो रोते फिरते हैं। तो सेम स्थिति यहाँ पर बांग्लादेश की अब होने वाली है। मणिपुर नहीं, बांग्लादेश की होने वाली है। अच्छा, हाँ, ये बांग्लादेश की स्थिति वहाँ भी ऐसी होने वाली कि अब बांग्लादेश चीन के कब्जे में जा रहा है। वहाँ के जितने उद्योग धंधे हैं अभी सब चीन कब्जा करना शुरू कर देगा, ताकि चीन को कुछ वहाँ से रबड़ियाँ मिलती रहें, और उस मलाई की दम पर थोड़ा वो पैसा वो इकट्ठा कर ले, और भारत में आग लगाने में, कि भारत में पूरी दुनिया की इंडस्ट्री जा रही है, तो इंडस्ट्री तभी भाग सकती है जब यहाँ अस्थिर शासन रहे जी। एक अस्थिरता को करने में तो ये सक्सेस हो गए कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, तो उसमें तो पूरी दुनिया के जितने उद्योगपति थे, जितने नेगेटिव लोग थे, वो सफल हो गए कि भारत के एक वोटर्स को उन्होंने बढ़िया तरीके से उलझा दिया। आधे तो वोट डालने ही नहीं गए, और बाकी जो नेगेटिव स्थिति बनी, तो वो स्थिति का अब पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ऐसा उनका सोचना है। और सोचना भी सही भी है कि ऐसी जो अल्पमत की सरकारों कभी भी गिर सकती है किसी भी प्रलोभन में आकर, बड़े प्रलोभन दो, क्योंकि सरकार मतलब मोदी सरकार। अच्छा, तो अब ऐसी स्थिति में अब उन्हें जल्दी जल्दी फ़ायदा उठाना है। जैसे सरकार गिर जाए वैसे ही आग लगाना शुरू कर दें। मणिपुर को ही कब्जा करना चाहते हैं, वो बची कुची जो हमारा चिकन नेक है नॉर्थ ईस्ट की है, उस पर ही कब्जा करना चाहते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे उसके ऊपर, कब्जा करते देरी नहीं लगी, ऐसा कुछ अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट था वहाँ का। अच्छा, तो वो भी अब ये करना चाहते हैं। नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया था, ममता बनर्जी ने, कि बंगाल में अब जो डॉक्टरों को लेकर जब बीजेपी ने वहाँ पे आंदोलन किया तो उनने आरोप लगाया ममता बनर्जी ने कि बंगाल में बीजेपी हिंसा भड़काना चाहती है, और यदि यहाँ हिंसा भड़की तो हम मणिपुर में, केरल में, बिहार में, उड़ीसा में सब जगह आग लग जाएगी, दिल्ली में। इसका क्या आशय है? नहीं, इसका आशय भी यही है, वो है ही उन्हीं की, क्योंकि वहाँ बांग्लादेशी आते हैं, वहाँ से जितनी जगह इसने नाम लिए हैं उतनी जगह वहाँ के बांग्लादेशियों को भेज देती हैं, शरणार्थियों को। वहाँ से थोड़ी सी कलकत्ता से आए, वहाँ से पास बन गए, इनके पूरा वो हुआ, इनने आधार कार्ड वगैरह बनवाए, वो वहाँ से तत्काल शिफ्ट करो, उस आधार पर फिर अपने एड्रेस चेंज करते रहते हैं और उनका काम हो जाता है। तो जितने नाम उसने गिनाए वो वहाँ तक तो ये लोग पहुँच ही चुके हैं। अच्छा, ये तो पक्का है कि उसने जो नाम गिनाए वो पक्के ही गिनाए हैं। तो मणिपुर का जो मामला यहाँ पर आ रहा है, मणिपुर का मामला भी अब अगला जो बांग्लादेश बनने वाला है वो मणिपुर बनने वाला है। क्योंकि वहाँ यह है कि कुकी संप्रदाय, नागा और मैतई, 3 संप्रदाय वहाँ पर हैं। तो मैतई जो संप्रदाय है वो हिंदुओं का संप्रदाय है। अच्छा, नागा जनजाति है, और कुकी जो लोग थे बहुत कम थे वहाँ पर, कुकी लोग। तो वहाँ कुकियों को और नागाओं को इन्होंने आदिवासी घोषित कर दिया, और जो ऊपर के एरिया हैं वहाँ पर वो एरिया पर वो लोग बसे हुए हैं। और जो मैतई संप्रदाय ज़्यादा था, ये संप्रदाय तराई वाले एरिया में रहता है और सामान्य उसमें रहता है। अब यदि, और ये मैतई की बात है, ये चाहते हैं हमें भी वो आदिवासी का दर्जा मिले, है तो सभी आदिवासी हो, बिल्कुल, तो दर्जा उनको भी मिलना चाहिए। सही है। तो मिल जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, वो भी पहाड़ों पे आने लग जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ नियम के अनुसार ये पहाड़ों पर नहीं जा सकते। तो जब इनको दर्जा मिल जाए तो चले जाएंगे। तो सरकार को पहले काम तो मैतई समुदाय को भी आरक्षण दे के उसको आगे बढ़ा ही देना चाहिए, नंबर 1। दूसरी स्थिति है कि ये जो जितने भी विद्यार्थी हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं कुकी संप्रदाय और नागा संप्रदाय के, और मणिपुर का इनको पूरा समर्थन मिल रहा है। मणिपुर की स्थिति अभी आप ये देखो, ड्रोन से हमला हो जाता है। म्यांमार का समर्थन मिल रहा है कि मणिपुर को म्यांमार का, अच्छा, म्यांमार का इनको समर्थन मिल रहा है। अभी आप देखो वहाँ पे ड्रोन हमला हो गया, मिसाइल गिर जाती है, ये कोई आसान बात तो है नहीं। ये छात्रों की बस की भी नहीं। हाँ, छात्रों की बस की भी नहीं। तो इतनी बड़ी आप चूक कर रहे हो, और वो मैतई संप्रदाय पे गिरा रहे हो आप। जहाँ आप गिरा रहे हो मैतई के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। इसका मतलब नागा और कुकी इतने समृद्ध वहाँ हो चुके हैं, इनके बंकर अभी तो पहले भी मिले थे, अब बीच में झगड़ा हुआ था तब भी। और जैसे ही कुकी को मारना शुरू किया और वहाँ के लोगों के साथ ऐसा हुआ, तत्काल राहुल गांधी पहुँच गए थे, मोदी नहीं जा रहे, मोदी नहीं जा रहे। ये हर रोज जगह मोदी को ले जाने की कोशिश करता है जहाँ की अव्यवस्थाएं हों, कि मोदी जाए। जैसे मोदी अगर पंजाब गए थे तब वहाँ अटैक होते होते बचा इनके ऊपर, इनका मुख्यमंत्री वहाँ पर था, तब मोदी एकदम यात्रा छोड़कर भागना पड़ा, उनको घेर लिया था। ये ऐसी स्थिति करना चाहता है, चढ़ा चढ़ा के। तो ये नेगेटिव स्थिति में, और अभी जो मणिपुर है वाकई में अब बांग्लादेश की राह ये चल चुका है। और यदि सरकार और सेना वहाँ पर सतर्क नहीं हुई तो मणिपुर अब हाथ से निकलने की स्थिति में है। और वहाँ पर बड़े बड़े बंकर्स कुंडली के हिसाब से तो बन चुके हैं, क्योंकि अभी उसकी कुंडली में सूर्य राहु लग्न स्थान पर है। शुक्र की इसको मादा से चल रही 2011 मणिपुर को। अच्छा, और सितंबर 2024 से तो अभी स्थिति और बिगड़ रही, 3 सितंबर से शनि है, नवंबर 27 तक।
तो ये शुक्र में जब शनि चलेगा तब तो मणिपुर की स्थिति और बिगड़ेगी और मणिपुर अपने हाथ से निकलने की स्थिति में आएगा। यदि सेना सक्रिय होती है तभी ये शनि के जो प्रभाव है वो खत्म हो पाएंगे। अन्यथा ये सोचें पुलिस के भरोसे, सरकार के भरोसे बैठ जाएं तो ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। और इस आंदोलन के बीच में अभी तो एक ही एक्सपेरिमेंट भर हुआ है कि तो इसलिए वहाँ सेना का विरोध कर रहे हैं, सेना का विरोध कर रहे हैं। सेना मत भेजें। सेना भेजेंगे तो म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं शरणार्थी उनको रोका जाए, तो ये इसमें दिक्कत आ रही है। और अभी भी कुछ भी जैसी बॉर्डर लगाने की बात आई थी वहाँ पर तार की फेंसिंग ही तब विरोध हमने शुरू किया था। जी जी। तो अब देशवासी हो तो उसका विरोध क्यों करते हो? सही बात। तो अब आप नहीं हो इसलिए उसका विरोध कर रहे हो, तो वहाँ अगला जो बांग्लादेश वो बन रहा है। जी, आपने एक बहुत अच्छा इसका एक मानसिक रूप से एक नक्शा जो बताने की कोशिश की, थोड़ा सा मैं भी उसको इलाबोरेट कर दूं। नागा और कुकी समुदाय बैठे हुए ऊपर और मैतेई बैठे हुए नीचे, इसलिए इनकी हमेशा खतरा है। ठीक वैसे ही है जैसे कारगिल में दुश्मन ऊपर था और भारत के जवान नीचे से जा रहे थे, इसलिए आसानी से टारगेट पे हो जाते हैं। एक चीज जिसका आपने जिक्र किया था, जो कानून 1962 में वो कानून आया था, तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन्होंने एक ऐसा कानून ले आए कि मैती समुदाय उन पहाड़ी इलाकों में जाके जमीन नहीं खरीद सकता, जैसे कश्मीर में उन्होंने किया कि वहाँ के स्थानीय लोग वो ले सकते हैं लेकिन बाहर का कोई जमीन नहीं खरीद सकता। ये तो मैती तो वहीं के लोग हैं, ये वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। हाँ, ओरिजिनल तो ये मैती समुदाय थी वहाँ। जी, एक चीज और हो रही कि जो नागा और कुकी जो है वहाँ, वो म्यांमार से लोग वहाँ आ रहे जा रहे हैं, जिसका ये आप जिक्र कर रहे थे कि एक समय 1901 में 1% थे ये कुकी और ये थे 60% मैतेई। आज कुकी जो है 29% है, तो ये कहाँ से आ गए? तो आपकी जो एनालिसिस है बिल्कुल ठीक बैठता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि द्वंद्व ऐसा नहीं कि मैतेई उन लोगों में, द्वंद्व कुकी और नागाओं में भी है, तो ये भी आप थोड़ा सा देखना। बस चलते चलते एक ही सवाल करूंगा, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि राजनीतिक भाषा में मैं ये कहूँ आपको, भाजपा मैतेई है, नागा राहुल गांधी है और कुकी जो है वो केजरीवाल है। और जब ये भाजपा के विरुद्ध लड़ते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, और नहीं तो केजरीवाल और राहुल गांधी लड़ ही रहे हैं। तो ये इनका, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ गठजोड़ है। नहीं, ऐसा गठजोड़ इसलिए है कि एक्चुअली नागा और कुकी ये दोनों वहाँ के मूल निवासी हैं। नागा अच्छा। भी एक जाति जनजाति में ही है जो लोग हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वो दूसरे संप्रदाय से लोग बिलोंग कर जाते हैं, कुछ कुछ रहते हैं। लेकिन कुकी जो है ये तो टोटली म्यांमार के ही लोग हैं जो शरणार्थी रूप में वहाँ आते और बच जाते हैं, कुकी लोग जी। तो इसलिए उनका वो आता है, जैसे ही होता है इकट्ठे हो जाते हैं। और ये मैतेई वहाँ के मूल निवासी हैं, मैतेई मूल संप्रदाय है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो ये मेन स्थिति है। तो आचार्य जी, ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति बनती जा रही लगातार, और आप तो ये 2024 और 2027 तो आपने डरा दिया है। नहीं तो ये 1947 से तो इनको सपोर्ट ही मिल रहा है ना अभी तक। अब तो लड़ने की पोजीशन पे आ गया। अभी ये जितने स्थिति बनी है ये तो सरकार के द्वारा प्री प्लान तरीके से करवाई गई। जैसे प्री प्लान तरीके से भारत में हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान का हिंदू मुस्लिम की बेस पे हुआ था। मुस्लिमों को रोक देना, ये कमेटियां वक्फ बोर्ड बना देना, ये काम इसलिए किया गया देश को आने वाले 50-100 साल में वापस गुलाम बनाया जा सके। भारत को स्वतंत्र करने के समय चर्चिल ने बोल दिया था 50 साल बाद भारत गुलाम होगा, उसकी प्लानिंग यही थी कि उन्होंने इस प्लान से इनको की है। पाकिस्तान को उन्होंने मुस्लिम देश बनने से नहीं रोका, लेकिन हिंदुस्तान ने जब हिंदू देश की बात की तो तत्काल जवाहरलाल का गला पकड़ लिया और उससे निकलवा दिया कि सेकुलर देश रहेगा, वो सेकुलर शब्द नए सिरे से जोड़ दिए। तो ये प्लान भारत के साथ होता रहा है। वो तो भारत के मूल निवासी को समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे, मेंढक की ये कहानी है ना, एक मेंढक को पानी में डाल दिया और उछक जाता है, बड़े उसमें डाल दिया और धीरे धीरे उसको गर्म करते रहे, तो मेंढक की क्षमता थी वो गरम सहता रहा और आखिरी में जाके फूल गया। तो भारत का आदमी ऐसे ही धीरे धीरे उसमें आग लगा दी, उसको बड़े टब में लेटा के, अभी उसको गुनगुना पानी अच्छा लग रहा है, उसको बड़ा ही लग रहा है। जब वो गर्म होकर डिग्री पे पहुंचेगा वो कब भुन जाएगा उसको पता ही नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में आज आप पहुंच चुके हो, धीरे धीरे आपको जहर दिया गया और उस जहर में आप सोए जा रहे हो। स्वतंत्रता का एक घूंट पकड़ा दिया उनका, ये अफीम थी स्वतंत्रता की। जहाँ चाहो वहाँ गाड़ी कर सकते हो, जहाँ चाहे गाड़ी खड़ी कर सकते हो, जिनमें चाहे लड़ सकते हो, आग लगा सकते हो। कानून को बड़ा बहुत मतलब उतना ताकत नहीं दी गई जितनी की दी जानी थी। एक एक केस को 40-40 साल हो जाते हैं आपके लड़ते हुए। ये सब चीजें जो थी वो बहुत पुरानी समस्या है। पुरानी समस्या, आजादी के समय की समस्या है। चाहती तो कांग्रेस कई बार सुलझा सकती, नहीं सुलझाया, बर बढ़ाया हमने, सुलझाने के बजाय और उसको बढ़ाया है। तो ये जो बात रही है ये सुलझा, पहले से ही इसको उलझाया गया है। अब समय आया है कि यदि हिंदू जागृत होता है तो ये सब चीज़ समझ जाएगा, नहीं जागृत होता है तो 2027 जो आ रहा है बहुत अच्छा नहीं है। और वही कौरव पांडव का युद्ध फिर यहाँ एक होने वाला है। 5 पांडव हैं, 100 कौरव हैं। ये स्थिति अब वापस यहाँ पर खड़ी होगी
और जीत तो पांडवों की होगी, ये तो सुनिश्चित है, लेकिन सत्यानाश तो पांडवों का भी हुआ था, तो वो हो गई होगा। जी, ये बहुत ऐसा स्टेटमेंट है आचार्य जी, थोड़ी सी चिंता तो बढ़ाता है, लेकिन आपने ये अच्छी बात कही कि जीत तो पांडवों की ही होगी। लेकिन ये केवल सुनने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है। पूरे देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। इसको ये मान के नहीं छोड़ देना चाहिए कि साहब ये आंदोलन केवल मणिपुर का। आप जैसे आंदोलन ने आपने वहाँ का छोड़ा, जम्मू कश्मीर का, पंडित मारे जा रहे हैं, पंडित मारे जा रहे हैं, वहाँ एक भी हिंदू नहीं बचा। पंडित मारे जाएगा एक स्टेटमेंट दिया कि सरकार में आता तो पंडित भगाए जा रहे हैं, पंडित भैया पंडित भग गए, बाकी की जाति के लोग कहाँ गए वहाँ से? वो भी नहीं है। तो फिर पंडितों का नाम क्यों लिया गया? नाम उनका लिया गया, अफीम पिलाई गई, पंडितों की भगाया गया सबको। तो ये हो रहा है यहाँ पर। ये षड्यंत्र समझना बहुत आवश्यक है, और हमारी कोशिश है कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी देश के खिलाफ हो रही है, हमारे कुछ लोग, घर के लोग भी इसमें शामिल हैं, इस षड्यंत्र को सभी लोग समझें और उसी के हिसाब से अपना बर्ताव करें। ये वीडियो को आज हम यहीं विराम देंगे, लेकिन ये मामला केवल मणिपुर तक सीमित नहीं है। ये छात्र आंदोलन देश का आंदोलन कभी भी बन सकता है, क्योंकि ये बात सही है कि किसान आंदोलन में इनको सफलता नहीं मिल पाई, सीएए के लोग आंदोलन हुआ उसमें सफलता नहीं मिल पाई, अब अगला टारगेट छात्रों को उकसाने का है। तो आचार्य जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर इतना विस्तृत आपने जानकारी आपने दी और आने वाले खतरों से भी आगाह किया, ये बताया कि ये कहाँ ये आंदोलन जा रहा है और क्या हो रहा है। तो ये सब एक आगामी समय का दर्शन कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।